नमस्कार, डीटी स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गिरी। अगले आधे घंटे में बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल के लिए आपको क्या तैयारी। इसके अलावा दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि ये शो आपका है। आप जो सवाल पूछते हैं उनके बारे में हमारे जानकार आपकी मदद करते हैं, आपकी मुश्किलों को आसान करते हैं। और सबसे पहले आप भी इस शो में हिस्सा कर ले सकते, कैसे ले सकते ये आपको बताते हैं। इस शो में आप हिस्सा ले सकते, तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम और कौन सा शेयर आपके पास है, किस भाव पे लिया, ये तमाम जानकारी आपको व्हाट्सअप करना होगा। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप अपने सवाल को भेज दीजिए। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप ईटी न्यूज़ स्वदेश को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ केकेटी लिखिए और फिर अपने सवाल भेज दीजिए। वहाँ से भी हम सवाल लेकर जानकारों से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक और तरीका है, जो तीसरा तरीका है, वो और बेहद आसान तरीका है। यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ से भी आपके हम सवाल लेंगे और जानकारों से आपकी बातचीत कराएंगे, उनके जवाब लेके आपको मदद करने की कोशिश करेंगे कि जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो ये अलग तरीके हैं। कल की तैयारी शो के यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी तमाम सवाल भेज सकते हैं। आज बाजार में देखिए, दिन भर कह सकते हैं कि दायरे का ही कारोबार हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी देखने को नहीं मिली। सबसे पहले निफ्टी की बात की जाए तो 20,941 का इसने जो है आज के ट्रेड में कह सकते हैं हाई बनाया। 21,000 की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। अच्छी बात यह है कि 20,901 के ऊपर बंद होने में, 900 के ऊपर बंद होने में कामयाब। इंट्राडे में 20,850 का लो बनाया था, वहीं से हमने देखा कि अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की बात किया तो वहाँ 46,927 का हाई था, यानी 47,000 के लेवल को आज नहीं पार कर पाया। 46,507 ये आज का लो था, यानी कहीं ना कहीं 46,500 पे इसने मजबूत सपोर्ट लिया, वहीं से एक पुलबैक रैली देखने को मिली। बैंक निफ्टी आज हर निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। निफ्टी की चूंकि वीकली एक्सपायरी थी तो उसका असर देखने को मिल रहा था। अब कल कम से कम ये होगा कि दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो है नई वीकली सीरीज होगी, तो उसके हिसाब से कारोबार होता हुआ दिखेगा। अब कुछ स्टॉक्स देखिए जो आज बाजार में खासतौर पर निफ्टी में चलते हुए दिख रहे थे। पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स थे जहाँ तेजी थी, इसका सिप्ला, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स थे जहाँ होती थी। आयशर मोटर और ग्रासिम में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी के कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पे हमने तेजी बनती हुई दिखी। कुछ ऐसे शेयर्स निफ्टी के जहां पे गिरावट देखने को मिली आज के ट्रेड में। खासतौर पे आप देखिए भारतीय एयरटेल, वहां हमने देखा आज निफ्टी में सबसे टॉप लूजर कह सकते हैं देखने को मिला। इसके अलावा एक कंपनी एफएमसीजी के तौर पर HUL, वो भी दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ, उस पर भी दबाव बनता हुआ दिखा। अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स थे, वहाँ भी आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुछ इस बाजार में कह सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खरीदारी थी और कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसमें स्पाइस जेट देखिए, खबरों के दम पे फंड जुटाने की खबरें हैं सूत्रों के हवाले से, उसके दम पे हमने देखा 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। दूसरी तरफ आप दूसरा शेयर देखिए, एक में 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखा स्पाइस जेट। लेकिन गिरावट किसमें थी आप देखिए, पेटीएम। जिस तरीके से हमने देखा है कुछ नेगेटिव खबरें आई, ब्रोकरेज ने भी डाउनग्रेड किया, उसका असर देखने को मिला। तो एक दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ, एक दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। मैं दो शेयर की बात कर रहा हूँ, स्पाइस जेट और पेटीएम की। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स, आज शुगर में हमने देखा कि शुगर शेयर में पेटीएम दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ, वो भी दिखाई। स्पाइस जेट हमने देखा 20% के सर्किट के साथ बंद हुआ। दोनों दो दिशा में चलते हुए दिखे खबरों के दम पे। शुगर स्टॉक्स में हमने देखा आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। तो कमोबेश कह सकते हैं कि इंडेक्स भले ही रेंज में ट्रेड कर रहा हो, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में जो है उसके हिसाब से खबरों के दम पे कारोबार हो रहा है, और ऐसे में इन तमाम शेयरों पर ही आपको नज़र बना के चलनी चाहिए। अब सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं और हमारे साथ मदद करने के लिए दो जानकार जुड़ चुके हैं। आशीष कपूर और आशीष कयाल जुड़े हैं। आज दोनों गेस्ट, आप दोनों को नमस्कार। आज दोनों गेस्ट जो आशीषी हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आशीष कयाल आपके साथ शुरू करते हैं। आज निफ्टी में हमने देखा कि 2 दिनों की कह सकते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसकी वजह से हमने देखा दायरे में कारोबार हो रहा है। क्या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से तेजी का रुझान दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए जो बाजार की चाल है, अगर आप देखेंगे एक हफ्ते में अगर देखिए करीबन 800-900 से ज्यादा का छलांग बाजार लगा चुका है, और यहाँ पर जायज है कि इतनी बड़ी मूव के बाद में कंसोलिडेशन का दौर देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वापस से अगर निफ्टी 20,970 के लेवल को निकालता है तो ऊपर में करीबन 21,200 के आंकड़े को देखा जा सकता है। सपोर्ट नीचे में निफ्टी का है 20,770 का। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, स्टॉक स्पेसिफिक चुनिंदा स्टॉक्स में हम बाइंग देखते हुए नजर आ रही है। तो ओवरऑल रुझान बाय का ही है। अभी फिलहाल ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना है। प्रॉफिट बुकिंग भी अगर होगी तो पहले चार्ट्स पे दिखेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है।
तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ से मजबूती का रुझान बनता हुआ दिखेगा। अब बिना देरी किए जो है एक खबर जो आई है आशीष थोड़ी देर पहले कि सरकार ने जो है गन्ने से जो एथेनॉल पे बनाने पे रोक लगा दी है। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव तौर पे खबर को देख रहे हैं। नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि तमाम आज सुबह से ही तमाम वो स्टॉक्स देखिए जो जुड़े हुए थे शुगर सेक्टर से, उन तमाम शेयर में आज जो है हमने देखा सुबह से दबाव देखने को मिला। नोटिफिकेशन भी आ गया है और ये 2023-24 के सीजन के लिए किया गया ऐलान। तो ये इसका असर कहीं ना कहीं तो देखने को मिला और कल भी वापस इन तमाम शेयरों में दबाव देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखी गई है हमने यहाँ पर। अगर आप बलरामपुर चीनी देखे, धामपुर शुगर देखे और जो भी चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप शुगर रिलेटेड देखेंगे तो फिलहाल 2 दिन में जो गिरावट आई है बहुत स्टीप है और ऐसे में बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ में फॉल आया। तो ऐसा लगता है कि करीबन लास्ट 2 महीने की जो कमाई लोगों ने की होगी शुगर स्टॉक्स में लॉन्ग करके वो 2 दिन में गवा दी है। तो ऐसे प्रेशर में फिलहाल जो भी पुल बैक आएगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रेशर बरकरार रहेगा। और अगर आप देखेंगे शुगर स्टॉक, स्पेसिफिक शुगर स्टॉक की जैसे बलरामपुर चीनी है 402 के आसपास आके बंद हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर पुल बैक मिलता है आपको 415-16 फिर से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी। हो सकता है ये स्टॉक फिर 375 लेवल तक आ सके। इस कपूर सर कैसे देख रहे हैं इस खबर को आप? तो मेरे मुताबिक बड़ी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि इथेनॉल की स्टोरी काफी सालों से चल रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि भी इसमें एक लगातार सेक्युलर तेजी रहेगी। पर एंड ऑफ द डे तो ये बिल्कुल सिक्लिकल स्टॉक्स की तरह हुआ, क्योंकि शुगर का जो है प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई तो सरकार ने रोक लगा दी और उसको इथेनॉल डाइवर्ट करने से रोक दिया। तो वो तो बिल्कुल सिक्लिकल स्टॉक्स की तरह हो गए और बड़ी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज तकरीबन सारी मार्केट इंक्लूडिंग मी और वेरी बुलिश कि ये एक सेक्युलर स्टोरी है, इसमें लंबी स्टोरी है और बने रहना चाहिए। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड आई थिंक इस पे आई एग्री विद इट कि कोई भी जो पुल बैक रैली आती है उसमें निकलने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि इथेनॉल के बिना तो ये बिल्कुल सिक्लिकल स्टॉक्स हैं। ये तो फिर जो चल गया अभी ऑलरेडी चल गए हैं, तो इसमें निकलना चाहिए, क्योंकि वो तो दोबारा जब दोबारा फिर एक पूरा साइकिल रिवर्स होगा शुगर का तो तेजी आएगी। अभी तो इनमें बने रहने का फायदा नहीं। और दूसरा, मार्केट में और बड़ी और बहुत चीजें और हैं जहाँ आप पैसा डाल सकते हैं, तो यहाँ से निकलने की चेष्टा सीधे तौर पे यही मतलब कह सकते हैं कि एथेनॉल से जो है इस्तेमाल की बात को लेकर कह सकते हैं सरकार का एक बड़ा एजेंडा रहा है और इन तमाम शेयरों में हमेशा ये ट्रिगर के तौर पे था। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबर आई है, यहाँ से कितना डाउनसाइड दिख रहा है आपको, खासतौर पे कुछ बलरामपुर चीनी, प्राज इंडस्ट्रीज, रेणुका शुगर जैसे स्टॉक्स में? इसमें हमने बड़ी रैली देखी है। देखिए, मेरे मुताबिक बलरामपुर चीनी तो वैसे भी बहुत दिग्गज काउंटर है और लकीली बहुत ज्यादा चला भी नहीं है, रिलेटिवली कम प्राइस ने दिया था। तो मेरे को लगता है इसमें बहुत ज्यादा यहाँ से और नीचे होगा। पराग इंडस्ट्रीज के बहुत ज्यादातर उसकी जो फ्यूचर आउटलुक है इथेनॉल मशीन्स के ऊपर है, उस पर राना भी बहुत हुआ है, तो उसमें मैं डेफिनेटली समझूंगा कि और डाउनसाइड हो सकती है। इसके अलावा जो छोटे शेयर्स हैं शुगर में, उनमें रन अप काफी था और उनमें मेरे ख्याल अभी और कुछ और समय तक नीचे फॉल आ सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ से लेवल पे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आते हुए सीधे तौर पर इसका असर जो है कल भी वापस से देखने को मिलेगा। हमने देखा था कि तमाम शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। इसमें बलरामपुर चीनी एक शेयर एफएनओ में है, बाकी तो कैश के ही शेयर है। जिस तरीके से आशीष अगर किसी के पास है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके निकल जाए क्या इस मामले में क्लैरिटी आने तक? हो सकता है कुछ और भी क्लैरिटी। अभी तो फिलहाल के लिए उन्होंने रोक दिया, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया इस फाइनेंशियल 23-24 के लिए। तो अगर आपका मुनाफा है तो जरूर इसमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये रिवर्सल होने वाला है। और अगर इथेनॉल, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इथेनॉल की स्टोरी इसमें से निकल जाती है तो ये तो फिर काफी ऑलरेडी बहुत चले हुए हैं स्टॉक्स, क्योंकि अगर सिर्फ शुगर की बात की जाए और शुगर की प्राइसेस को अब अगर दबाव में लाया जा रहा है तो फिर तो ये सिंपल स्टोरी है कि अगर शुगर के प्राइसेस ने नहीं सरकार ने नहीं बढ़ने देना शुगर के प्राइसेस को, तो यहाँ से ये शेयर्स तो और टूटेंगे और एक सिक्लिकल स्टॉक्स की तरह इनको अगर डिस्काउंटिंग मिले तो फिर यहाँ से फॉल भी काफी इमिनेंट है और काफी सिग्निफिकेंट होगा। तो मेरे ख्याल से अगर जहाँ मुनाफा है आपको जरूर लेना चाहिए। साहब मुनाफा एक बार बुक कर ले। एक समय सरकार का टारगेट था करीब 15% एथेनॉल ब्लेंडिंग का
और वो अब फिलहाल के लिए रोक रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक बार के लिए नेगेटिव ट्रिगर के तौर पे तो माना ही जा सकता है, और इसका असर कल भी इन तमाम शेयरों में देखने को मिलेगा। अब कुछ सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं, कुछ सवाल जवाब और भी लेते हैं। जो पहला सवाल है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पे है। ये धनी वाला ने सवाल भेजा है मुंबई से। 500 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 129 रुपये के भाव पे है। हिमाद्री केमिकल पे क्या राय होगी? हमने देखा है एक अच्छी तेजी देखने के लिए, इनको भी एक अच्छा मुनाफा हो रहा है। आशीष कयाल, इनके लिए कोई एक स्टॉप लॉस भी आप जरूर बता दें। देखिए बहुत अच्छा ट्रेंड ये स्टॉक ने बताया, और बल्कि 275 पे एक रेजिस्टेंस था, उसे ब्रेक करके 3 दिन से उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल रुझान पॉजिटिव ही है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा, करीबन 280 का एक स्टॉप लगा के रखिए। जब तक 280 प्रोटेक्ट करके रखता है, मेरे ख्याल से स्टॉक करीबन 340 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे बने रहिए और 340 के आंकड़े के लिए और भी तेजी देखने को मिल सकते हैं, 340 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अगला सवाल नमन का चंडीगढ़ से। जियो फाइनेंशियल के 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 215 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। आशीष, क्या राय होगी? आशीष कपूर जी आपके। देखो मेरे मुताबिक जियो फाइनेंशियल में तो बने रहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल पेनिट्रेशन तो यहाँ पे बढ़ने वाली है, और एक कैपिटलाइजेशन के नजरिए से देखा जाए, या चाहे जो ग्रुप जो बैक कर रहा है उसके नजरिए से देखा जाए, जो इनके प्लान्स हैं उसको स्टडी किया जाए, तो हर तरीके से जियो फाइनेंशियल तो एक ऐसा स्टॉक है जिसने आगे चलकर जो उसका बिजनेस है काफी एक्सपैंड होना होना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि बहुत महंगा लिस्ट हुआ था, तो इसलिए रुका हुआ है, एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से अपसाइड इमीडिएट एटलीस्ट नियर टर्म में तो बहुत मुश्किल है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिए से देख रहे हैं तो इसमें जरूर बने रहिए। कहीं ना जाके जहाँ पे इसका एक्सपैंड होगा बिजनेस, और जिस तरीके से एक्सपैंड होगा जरूर रीरेट होगा और आगे चलेगा। बट फॉर वेरी नियर टर्म तो ये कोई फायदा नहीं है होल्ड करने का, क्योंकि अभी बहुत समय लगेगा इसको कंसोलिडेट होकर निकलने के लिए। बट लंबे नजरिए से 3 4 5 साल के लिए होल्ड करना है तो बहुत अच्छा स्टॉक है, कहीं ना कहीं जाके अच्छा ब्रेकआउट देगा और बहुत अच्छे रिटर्न देगा। ये तौर पे ये राय आते हुए कि अगर आपको रमन जी छोटी अवधि का नज़रिया तो आप एक बार निकल जाइए, लंबी अवधि का नज़रिया तो होल्ड करके चल सकते हैं। फैज़ खां का सवाल है फर्स्ट सोर्स पे। 9,991 शेयर इनके पास है। तरीके से उन्होंने नंबर लिया, हमेशा याद रहेगा, 9,991, 173 रुपये 65 पैसे के भाव पे उन्होंने लिया है। फर्स्ट सोर्स पे क्या राय होगी आशीष ख्याल आपकी? देखिए फर्स्ट सोर्स में ओवरऑल जो देखे अगर मूवमेंट नीचे करीबन 100 रुपए के आसपास इसने बनाया था मार्च के महीने में, तो वहां से काफी अच्छी खासी मूव आ चुकी है। करीबन 70% स्टॉक ऊपर है वहां से लेके, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई भी रिवर्सल साइन नहीं है, बल्कि इसका एक प्राइस सपोर्ट एरिया था 173 पे, वहां पर उसने ब्रेकआउट दिया, अभी वही के आसपास इर्द गिर्द मूव हो रहा है। तो ऐसे में देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ऊपर का ही है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर करीबन 195 का लेवल फर्स्ट सोर्स में देखा जा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाने की मैं राय दूंगा वो होगा 166 का। के स्टॉप लॉस के साथ आप इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है साहिला खान का महाराष्ट्र से है। सुजलॉन पे 100 शेयर इनके पास है, 40 रुपये 25 पैसे के आसपास। इस शेयर में हमने देखा था आशीष सर कि बड़ी तेजी देखने को मिली थी, और अब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सुजलॉन को लेकर क्या राय होगी आपकी? देखो काफी आशीष कपूर सर, ये तेजी इसमें अगर आप देखा जाए तो मेरे ख्याल पिछले 6 महीने में 3 टाइम्स हुआ है, और अगर आप कुछ लंबा नजरिए देखें तो मेरे ख्याल 2 साल पहले ये 5 रुपए के आसपास स्टॉक अवेलेबल था। तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। कंपनी का टर्न अराउंड मेरे मुताबिक बहुत रियल है और काफी अनबिलीवेबल है, क्योंकि इस स्टॉक इस कंपनी को में हमेशा एक बहुत बड़ा हैंग होता था कि उसकी लिवरेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कर्जा है। एक्चुअली कंपनी डेट फ्री हो गई है, मैनेजमेंट में भी सुधार हुआ है, और इनका जो इंडस्ट्री आउटलुक है बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि विंड एनर्जी के काफी प्लांट्स सेटअप हो रहे हैं, और ऑल्टरनेट एनर्जी का जिस तरह से फोकस है, मेरे मुताबिक विंड एनर्जी का जो तेजी है वो बनी रहनी चाहिए। और दूसरा, इनका अपना जो टर्बाइन है वो बहुत अच्छा एक्सेप्ट हो रहा है मार्केट में। तो दोनों इनके अपने फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, इंडस्ट्री के भी फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये डेट फ्री कंपनी हो गई है। सो इसलिए मेरे मुताबिक तो अभी भी ऑफकोर्स इतना नहीं होगा, 8 टाइम्स तो नहीं हो सकता मगर अगले 2 सालों में, पर 2 सालों में मेरे मुताबिक यहाँ से डबल या 2.5 टाइम्स 100 रुपए का टारगेट आप लेके चल सकते हैं इसमें। और मेरे साथ ना होल्ड करें, ना सिर्फ होल्ड करें, अगर
डिक्लाइन आता है तो फ्रेश बाइंग का भी इसमें मौका ढूंढना चाहिए। पे आपकी राय यही है कि आप साहिला खान जी, आपके लिए राय ये है कि आप शेयर को होल्ड करके चलिए, नीचे आता है तो और भी खरीदारी करके चल सकते हैं। नज़रिया आपको जो है 2-2.5 साल का रखना होगा। हमने तमाम शेयरों पर चर्चा की जो दर्शकों ने भेजे हैं। अब बात करते हैं आज के वीआईपी स्टॉक्स की। आशीष कयाल सर, आपकी तरफ से कौन सा होगा वीआईपी स्टॉक्स? देखिए, जो पहला स्टॉक मेरा होगा वो है EIH होटल पे। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रुझान देखा गया है। एक स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हुए। यहाँ पे बाय करना होगा EIH लिमिटेड में। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 240 का, और टारगेट है 268 का। और दूसरा जो स्टॉक बाय पे होगा वो है टाइटन। टाइटन देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। यहाँ पर कहीं पे रिवर्सल देखने नहीं मिला है। स्टॉक में मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है, और अगर इंडिकेटर्स देखें तो अभी भी बाय मोड में ही है। तो टाइटन पे बाय करने की राय होगी। यहाँ पर गुंजाइश है, यहाँ से हम स्टॉक को देख पाए 3840 के लेवल्स तक, और नीचे में स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 3465 का। तो सीधे तौर पर 2 शेयर जो पसंद आ रहा है आशीष को, एक टाइटन खरीदने की सलाह होगा, 3840 का लक्ष्य होगा, 3465 का स्टॉप लॉस होगा। यही जिनको पसंद आ रहा है 268 का लक्ष्य होगा, 240 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष कपूर सर, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होंगे? मुताबिक तो मार्केट काफी रन अप हो चुका है, बट एक बहुत शॉर्ट टर्म नजरिए से, क्योंकि मोमेंटम बहुत अच्छा है, तो आप ले सकते हैं विद इन फॉर अ फ्यू ट्रेडिंग सेशंस, मैक्सिमम 1 वीक 10 डेज के लिहाज से। आप 3 बाइंग हैं। एक तो सेम एज माय कोलीग टाइटन आई थिंक 3700 का एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं। नॉट 6 मंथ्स, आई थिंक विद इन अ फ्यू वीक्स होना चाहिए इसको। दूसरा है PNB। अगेन मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग और ब्रेकआउट हुआ है, और PNB के जो कमेंट्री भी आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से वो बहुत पॉजिटिव है। 95 का टारगेट अगेन विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आना चाहिए। और तीसरा है मैजिका, एंटरटेनमेंट की कंपनी है। मतलब बेसिकली ये वंडरला हॉलीडेज के साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है, और काफी सस्ते दामों में मिल रही है। इसका भी एक तरह से अभी तक मूवमेंट नहीं हुआ, बट अब थोड़ा थोड़ा करके हम देख रहे हैं मोमेंटम आ रहा है। तो इसका 65 to 70 का टारगेट है, अगेन फॉर कपल ऑफ वीक्स का होल्डिंग। तो इमेजका में खरीदारी करने की सलाह 65 से 70 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से आपको खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा टाइटन उनको पसंद आ रहा है आशीष कपूर सर को, और टाइटन आशीष ख्याल को भी पसंद है। उनको लगता है कि 3 महीने में जो है 3700 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है 6 महीने में। आशीष ख्याल सर ने तो ज़्यादा बड़ा टारगेट दे दिया, 3840 का लक्ष्य दिया है। तो आशीष कपूर सर, आपका टारगेट तो हिट होने की संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि आशीष ख्याल ने भी 3840 का बड़े लक्ष्य के साथ उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। कुछ और चर्चा करते हैं जिसमें कि हमारे दर्शकों ने सवाल भेजे हैं। राजेश कुमार से दिल्ली से इनका सवाल है हिमाद्री केमिकल को लेके। 300 शेयर के पोर्टफोलियो में है 135 रुपये के भाव पे। हिमाद्री केमिकल, आशीष कयाल, हमने देखा है कि एक ऐसा शेयर है जिसने बहुत अच्छी तेजी दिखाई। केमिकल में कुछ और स्टॉक जिसमें टर्नअराउंड स्टोरी देखने को मिली, उसमें एक हिमाद्री केमिकल भी है। करीब 51,000 के आसपास इनको प्रॉफिट हो रहा है। क्या राय होगी, कोई स्टॉप लॉस भी देंगे क्या इसके लिए? इस स्टॉक पे शायद अभी चर्चा भी की थी थोड़े समय पहले। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, मेरे ख्याल से ये वही स्टॉक है, और यहाँ पर ओवरऑल रुझान बाय का ही है। और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करी जा सकती है और कैरी की जा सकती है, जब तक नीचे में जो स्टॉक का जो लेवल है करीबन 265 275 का इंटैक्ट रहता है। ऊपर में 330 का आंकड़ा बरकरार है, और अगर नजदीकी स्टॉप चाहिए तो आप अराउंड 280 के आसपास का स्टॉप लॉस इस लगा के चल सकते हैं। तो ये राय आते हुए यानी 2 सवाल जो हिमाद्री केमिकल पे थे आज के लिए। लेकिन अब चलते हुए शुगर वाली खबर पे, जो कि अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि सरकार ने जो है कह सकते हैं गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने को मंजूरी रोक लगा दी है। 2023-24 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तत्काल प्रभाव से जारी हो चुका है। इस पूरी खबर पे और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, क्या है पूरी खबर? इस खबर पर समझने के लिए सीधे चलते हैं रेणुका शुगर के जो है चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी के पास। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, कि क्या नज़रिया है, सरकार के इस फैसले को कैसे ले रहे हैं। सर, ये कुछ हिस्से गन्ने के जूस के को ही सिर्फ रोका गया है इसके लिए, एथेनॉल बनाने के लिए? हाँ, अभी तक तो जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन उसके तहत आज से गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाना पे मनाही है। जो पुराना बना है कॉन्ट्रैक्ट के सामने वो सब डिलीवर हो सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है।
हम लोगों के जो नोटिफिकेशन पढ़ा है उससे, और आज के बाद से बी हैवी मोलासिस से ही बनेगा। जिस तरह से मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पहले, आपकी कंपनी भी लगातार जो है गन्ने के जूस पर फोकस कर रही थी। क्या आपके ऊपर इसका असर होता हुआ दिखेगा कि, या बाकी कंपनियों पे कितना ज़्यादा असर होता हुआ दिखेगा इसका? नहीं, देखिए, जब सीजन होता था तो सभी लोग केन जूस से बनाते थे, बिकॉज केन जूस का रियलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा था। अब गवर्नमेंट ने ये फिक्र थी कि शायद शक्कर की अवेलेबिलिटी आने वाले महीनों में या ऑफ सीजन मंथ्स में कम हो सकती है, तो इसलिए उनका केन जूस से निकाल के अभी नहीं बनाएंगे आप, और केवल बी हैवी मोलासिस से बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ हमारे को भी बी हैवी से बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, तो बी हैवी से हम लोग बना लेंगे। मे बी मार्जिनली रियलाइजेशन घट सकता है, दैट्स अबाउट इट, और कोई मेजर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब एथेनॉल जो है सरकार की तरफ से जिस तरीके से पेट्रोल में मिलाने की बात हुई थी, वो सरकार के लिए एक बड़ा ट्रिगर था, हमेशा कह सकते हैं। एक तरह से ये पोस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया गया था सरकार की तरफ से। अब इस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, क्या शुगर की इस बार उत्पादन कम होने की संभावना है, ये एक वजह है, या कुछ और भी वजह आपको दिख रही है इसमें? ये कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि हम लोगों का जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे शुगर की अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं थी। जहां तक गवर्नमेंट का ही आंकड़ा आप ले लीजिए तो 5 मिलियन टन का गवर्नमेंट का ओपनिंग स्टॉक था एज ऑफ 1 अक्टूबर, और इस बार टोटल जो इसका क्या नाम सुक्रोज का प्रोडक्शन था वो एक्सपेक्टेड है 33.5 मिलियन टन। तो 33.5 प्लस 5 38, उसमें से हम लोग सोच रहे थे कि 3.5 पौने 4 डाइवर्ट होगा टुवर्ड्स एथेनॉल, और उसके बावजूद भी आप देखिए एंड ऑफ द ईयर 6.5 मिलियन टन का स्टॉक रह जाता, और क्योंकि अपना कंजम्पशन जो है वो 28.5 मिलियन टन के आसपास ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम लोगों के हिसाब से शायद तकलीफ नहीं थी, पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ आइडिया हो आगे क्या तकलीफें आ सकती हैं, जिसके कारण उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है। जल्दी से जी सर, एक अवेलेबिलिटी में, प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना है। सर एक सवाल जल्दी से चाहिए था आपका कि केन से एथेनॉल बनाने की कॉस्टिंग और मोलासिस से एथेनॉल बनाने की कॉस्टिंग किसमें ज़्यादा आती है आपकी? नहीं, कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, कॉस्टिंग बराबर ही होती है, मोर और लेस कॉस्टिंग बराबर ही होती है, तो बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। शुक्रिया सर इस मुद्दे पर बात करने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए कि कितना ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दिए इजाज़त, और आशीष कपूर, आशीष कयाल, आपका भी शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए।